दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास ईवीएस पेडागॉजी की 20वीं क्लास है। यदि आप इसके पहले की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। जैसे जैसे हम क्लासेस चलाएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे ताकि किसी दिन यदि आप क्लास ना देख पाएँ तो वो उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं जो ईवीएस पेडागॉजी की 20वीं क्लास है। दोस्तों आज हम लोग 48 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम सारे क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। तो 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 कह रहा है मीरा और दिव्या, यानी मीरा और दिव्या नाम की दो बच्चियां हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। कौन? मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। जबकि दिव्या क्या करती है? दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की क्या होती है? कमी होती है। तो मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी, यानी ये दोनों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अलग अलग। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा है एनीमिया और रतौंधी, चौथा दिया है मोटापा और एनीमिया। तो 48 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग फिर से बातें करते हैं। मीरा जो है क्या खाती है? मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है। इसका मतलब ये ऑयली भोजन करती है तो इसको ज़्यादा मोटापा हो सकता है। तो ये मीरा को जो है मोटापा होगा। उसके बाद जो दिव्या है कौन सी भोजन करती है? दिव्या जो है लौह तत्व की कमी वाले भोजन करती है, पसंद करती है। तो उसको क्या होगा? वो उसको लौह तत्व की कमी होने वाला जो बीमारी होती है, रोग होता है, उसको एनीमिया बोलते हैं। तो मीरा को जो है मोटापा होगा और दिव्या को जो एनीमिया होगा। तो मोटापा और एनीमिया जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चौथे ऑप्शन में मोटापा और एनीमिया है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये उन दोनों को पहले वाली को जो मीरा थी, पहले मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी पसंद करती थी, उसको मोटापा होगा। और दिव्या जो थी उसको जो लौह तत्व की कमी वाले भोजन करती थी उसको एनीमिया नामक रोग होगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 49, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय यानी पेट के अंदर अधिक तेजी से होती है या होता है क्योंकि, यानी किसके कारण जो है आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया बहुत तेजी से होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। ये भी देखिए दोस्तों सीटेट जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं या आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, या पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या चौथा ऑप्शन दिया गया है आमाशय के अंदर भोजन की अनुपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा था प्रायः यह देखा गया है कि पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय यानी पेट के अंदर जो है अधिक तेज़ी से होती है क्योंकि, यानी इसका कारण क्या होता है? तो जो बाहर की अपेक्षा यानी पाचक एंजाइम में यदि किसी भोज्य पदार्थों को पचाते हैं या पेट में उस भोज्य पदार्थों को पचाते हैं तो उसमें जो भोजन पेट में पचता है उसमें कम समय लगता है और जो पाचक एंजाइम में जो भोजन को पचाया जाता है उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो वही क्वेश्चन इसमें कहा गया है। प्रायः यह देखा जाता है कि पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा 49 का जो आंसर है हमारे ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है। आमाशय के अंदर भोजन का क्या होता है? मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम जो है एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसी कारण से जो भोजन होता है हमारे पेट के अंदर बहुत जल्दी पच जाता है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 49 का जो है दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या? पहला ऑप्शन हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं या हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसमें विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनमें से क्या करते हैं? तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो जो शारीरिक जो कमज़ोर होता है हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। क्या? विटामिन। तो 50 का जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो 50 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 51
51 कह रहा है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, यानी इसका कहने का मतलब है पके हुए चावल को यदि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो बहुत देर तक वो ख़राब नहीं होता है। वो क्या कारण है, किस कारण से वो ख़राब नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जब चावल को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो वो देर तक परिरक्षित रहता है या देर तक सुरक्षित रखा रहता है और ख़राब नहीं होता। तो उसका मेन कारण जो होता है रेफ्रिजरेटर जो है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी जो रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है बहुत कम हो जाता है और जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो क्रियाशील नहीं होते। इसी कारण से चावल देर तक सुरक्षित रखा रहता है। तो 51 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले में देखते हैं दोस्तों 52 क्या कह रहा है? 52 कह रहा है यह पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है, यानी राधा नाम की एक शिक्षिका है जो पढ़ाते समय कुछ खाद्य पदार्थों को कुछ समय के लिए जो सुरक्षित रखना चाहती है तो वो उसके बारे में बताती है, तो परिगणना करती है। पहला ऑप्शन दिया गया उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, या उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, या उसे धूप में छोड़ देती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों एनसीईआरटी को जो खाद्य पदार्थ से संबंधित जो चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों हम एनसीईआरटी की अलग से क्लासेस चला चुके हैं। यदि आप क्लासेस ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, 14-15 क्लासेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट की क्लासेस, उसको यदि आप देख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर को पता लगाते हैं। तो इसमें कहा गया है उपरोक्त जो तकनीक दी गई है वो बी में जो तकनीक दी गई है वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो बी वाला हम देखते हैं। तो बी वाला कहा गया है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, यानी वो खाद्य संरक्षण के बारे में कुछ बता रही थी और वो किस बारे में ये बताई होगी कि अगर गीला कपड़ा में लपेट दिया जाए तो वो थोड़ी देर तक बहुत अच्छे सुरक्षित रखा रह सकता है या ताज़ा रह सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें वो जो कपड़े में लपेटने की बात कही थी वो किस चीज़ को कपड़े में लपेटने की बात कही थी? तो पके हुए चावल को, या प्याज लहसुन को, या हरा धनिया को, या फिर काजू बर्फी को। तो जो उसमें शिक्षिका जो है वो बताई होगी कि उसको क्या करें, उसको गीले कपड़े में लपेट देंगे तो देर तक सुरक्षित रह सकते। जो हरा धनिया होता है दोस्तों उसको आप यदि गीले कपड़े में लपेट करके रख देंगे तो कुछ देर तक वो ताज़ा रहेगा। तो वो जो बी ऑप्शन में दिया गया है खुले गीले कपड़े में लपेटने के लिए, तो वो हरा धनिया के बारे में बात कर रही थी। उसके बाद यदि पहला ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। तो जब हम दोस्तों ये चावल को कटोरी में रख कर और उसको एक थाली में ठंडे पानी में रख देते हैं तो चावल भी कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकता है। तो ये चावल के लिए हो गया, लेकिन हमको बी के बारे में पूछा था। तो बी के बारे में जो हरा धनिया है उसको गीले कपड़े में लपेट देंगे तो वो कुछ समय तक सुरक्षित रहेगा। उसके बाद 53 क्वेश्चन कह रहा है 53 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, यानी कौन सा रोग का समूह है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन दिया गया है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन दिया मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तीसरा ऑप्शन दिया मलेरिया, डेंगू, हैजा, या चौथा ऑप्शन दिया मलेरिया, चिकनगुनिया या मियादी बुखार। तो ऐसे रोगों का जो कम्बिनेशन है, जो ग्रुप है, उसको चूज करना है जो किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। तो जो मच्छरों से फैलते हैं, मच्छरों से डेंगू फैलता है, मच्छरों से मलेरिया फैलता है, मच्छरों से चिकनगुनिया भी फैलता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 53 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 54 देखते हैं कोई दोस्तों। 54 कह रहा है रजत ने अपने मित्रों से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिरदर्द और अत्यंत पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के दौरान रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत
किस रोग से पीड़ित हो सकता है। यदि आपको पता लगाना है कि रजत को किस रोग से पीड़ित हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उस रजत जो है अपना खून का टेस्ट भी करवाया है, तो किस रोग से वो पीड़ित हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया मलेरिया से, दूसरा ऑप्शन दिया मियादी बुखार से, तीसरा ऑप्शन दिया है अतिसार से, या चौथा ऑप्शन दिया हैजा से। तो इसमें 54 कह रहा है रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के दौरान डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो यदि आपको बुखार है और कपकपी आ रही है, बुखार के साथ साथ सिर दर्द भी हो रहा है और अत्यंत कपकपी के साथ पसीना भी आ रहा है, तो आप किस रोग से पीड़ित हो सकते हैं आप अंदाज़ा लगा के भी बता सकते हैं, या फिर वो डॉक्टर जो बताया है तो वो पूछ रहा है कि आप उसको कौन सा रोग हो गया है या हो सकता है। तो 54 का जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है मलेरिया और रोग उसको हो गया होगा, इसीलिए वो तेज़ कपकपी के साथ सिर दर्द भी होता है और पसीना भी निकल रहा है। तो वो मेन जो मलेरिया की पहचान होती है। तो 54 का ऑप्शन जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के दौरान डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, तो मलेरिया से वो पीड़ित हो सकता है। तो मलेरिया की दवाई दोस्तों सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। तो सिनकोना की छाल से क्या किसकी दवाई बनाई जाती है, तो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो 55 अब देखते हैं दोस्तों। 55 क्वेश्चन कह रहा है निम्न के समूहों में 55 कह रहा है निम्न के समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग बताए गए हैं। तो पहला तरीका बताया गया है जो ग्रुप में है उबाल कर, गूंथ कर या भून कर। दूसरा ऑप्शन में सेंक कर, उबाल कर, बेल कर। तीसरा ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। चौथा ऑप्शन है सेंक कर, तल कर, भून कर। तो इसमें कौन सा ऐसा ग्रुप है या तीनों का समूह है जो खाना पकाने के तरीके हैं। तो खाना पकाने का तरीका उबाल कर हो सकता है, भून कर हो सकता है, लेकिन गूंथ कर नहीं हो सकता। गूंथा आटा जाता है तो गूंथ कर थोड़ी होता है, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेंक कर हो सकता है, उबाल कर हो सकता है, लेकिन बेल कर नहीं हो सकता। खाना बेल कर पकाने का ये पूछ रहा है, बनाने का नहीं, तो पकाने का, तो ये बेल कर नहीं पकाया जाता है। तल कर बनाया जाता है, भून कर बनाया जाता है, लेकिन भिगो कर नहीं बनाया जाता। तो ये तीनों ऊपर के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। तो क्या है, सेंक कर खाना पकाया जा सकता है, तल कर खाना पकाया जा सकता है, भून कर खाना पकाया जा सकता है। तो यही हमारा 55 का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यानी निम्न के समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो सेंक कर, तल कर, भून कर ये खाना पकाने के तरीके हैं। तो 55 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 56, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ खिलाता है और साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खाने का सुझाव देता है। वह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है। यानी कोई मरीज है जिसको जो डॉक्टर जो है उसको गुड़ खाने के लिए बोलता है, आंवला खाने के लिए बोलता है और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलता है या सुझाव देता है, यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो यदि मरीज को गुड़ खिलाने के लिए कहा जाएगा, आंवला खिलाने के लिए कहा जाएगा और हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें से पहला ऑप्शन दिया बुखार हो सकता है या मियादी बुखार हो सकता है या मलेरिया हो सकता है या फिर एनीमिया हो सकता है। तो 56 का जो हमारा हो सकता है, जो मेन रोग हो सकता है वो एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो है दोस्तों लौह तत्व की कमी के कारण होता है। तो गुड़ में जो है आयरन पाया जाता है, आंवला में भी आयरन पाया जाता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी आयरन पाया जाता है। उस तत्व की पूर्ति के लिए वो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए डॉक्टर सलाह देता है और उसको एनीमिया रोग हो गया है। इसी कारण से वो यानी उसके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो वो आयरन की पूर्ति के लिए जो डॉक्टर है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। तो 56 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 57 कह रहा है दोस्तों, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृत विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। क्या 57 कह रहा है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति यानी सांस्कृतिक विविधताएं क्या है, किस प्रदेश में कौन सा भोजन बनाया जाता है, उस पक्ष में यदि आप बच्चों को अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो पहली विधि है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे या अपने देश के विभिन्न राज्यों
के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देंगे, या फिर उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे या फिर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि उन्होंने क्या खाया है, उनकी चर्चा करें, या फिर विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया था एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को जो हमारे देश में भोजन की जो विविधता संस्कृतियाँ पढ़ानी हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो उनके लिए जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो यही हो सकता है कि क्या कहेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें, या फिर उन्हें विद्यार्थियों से पूछेंगे कि उन्हें क्या खाया है, उनकी चर्चा करेंगे, या फिर क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों को फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, या फिर अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देंगे। तो आप क्या कौन सा कार्य इसमें से कर सकते हैं। तो जो 57 का जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया था, ये जिस परिवार में, यानी विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे जिस परिवार के भोजन के विषय में सूचना, यानी उनके परिवार में कैसे कैसे भोजन बनाए जाते हैं, वो अपने परिवार में बनाए जाने वाले भोजन को क्या करेंगे, एक नमूना सूचना एकत्र करेंगे। इसके द्वारा बालक बहुत अच्छे तरीके से वो सूचना एकत्र करेंगे और अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे कि उनके परिवार में कैसे कैसे भोजन बनाए जाते हैं। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 57 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि कह रहा है विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। यही सबसे ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन है। तो ये हमारा 57 का चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। अगर आपको आलू को देर तक रखना है, कुछ समय तक रखना है, तो उसको चिप्स बनाकर रख सकते हैं, तो देर तक खराब नहीं होगा, ये भी बात सही है। उसके बाद दूध को क्या रख सकते हैं आप, तब तक विचार करके बताइए। सेब का यदि जैम बनाकर रखेंगे तो वो बहुत देर तक चलता है, 4-6 महीने, वो ख़राब नहीं होगा, 2 साल भी नहीं ख़राब होता। उसके बाद कच्चे आम को परिरक्षित करने के लिए आप उसका अचार बनाकर कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए रख सकते हैं। लेकिन यदि आप दूध की पन्नी फाड़ के रखते हैं तो 2-4 दिन में अपने आप खराब हो जाएगी। तो खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो खाद्य संरक्षण के लिए यही जोड़ा दूध और पनीर का जोड़ा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध का यदि आप पनीर निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन या 3 दिन के बाद वो अपने आप ख़राब हो जाता है। लेकिन आलू का चिप्स बहुत दिन तक रखा रहता है। सेब का जैम बना लेंगे तो देर तक रखा रह जाएगा, 1-2 साल भी रखा रह जा सकता है। कच्चा आम का जब अचार बना लेंगे तो उसको भी 1-2 साल के लिए परिरक्षित कर सकते हैं। लेकिन 1-2 साल के लिए दूध की पनीर को जो है 1-2 साल के लिए आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो यही जोड़ा ठीक नहीं है। तो 58 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 59 कह रहा है कांच के जार तथा बोतलों को उनके अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। ये भी NCERT का सेम टू सेम में उठाया हुआ क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को, यानी कांच के बोतलों को उसमें अचार भरने से पहले जो है धूप में अच्छी तरह से क्यों सुखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया उसमें से धूल को हटाने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या चौथा ऑप्शन दिया अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो कांच के जार को जो है अचार भरने से पहले धूप में इसलिए सुखाया जाता है कि उसकी जो है कांच के अचार की नमी जो है पूर्णतः हट जाए, जिससे अचार रखने पर उसमें फंगस ना लगने पाए और अचार बहुत दिन तक सुरक्षित रखा रह जाए। तो 59 का हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। क्या? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए उसको सुखाया जाता है। तो 59 का जो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 60 क्वेश्चन कह रहा है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। पहला ऑप्शन दिया उभयधर्मी, दूसरा ऑप्शन दिया उदासीन, तीसरा ऑप्शन दिया अम्लीय, चौथा ऑप्शन दिया क्षारीय। तो इसमें जो है मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है कि उदासीन होती है या उभयधर्मी होती है, और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। मानव के पेट का जो अम्लीय रस होता है अम्लीय होता है। तो 60 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेट अमाशय का जो रस होता है, पाचक रस होता है, वो अम्लीय होता है। तो मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो है अम्लीय होती है। क्या? अम्लीय होती है।
अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो 60 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ये भोजन के बारे में बताया गया है, नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ, यानी कढ़ी इसमें बोल सकते हैं, करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है या है होता है। तो 61 का जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है नारियल डाली हुई किसी भी कढ़ी में या कढ़ी के साथ जो है उबला हुआ टैपियोका जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो तमिलनाडु का है या केरल का है या पश्चिम बंगाल का है या फिर बिहार का है। तो नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किस राज्य का प्रिय भोजन है, तो वो केरल राज्य का प्रिय भोजन होता है। यह केरल राज्य के लोग जो है नारियल डली हुई कढ़ी के साथ वो टैपियोका डालकर बहुत अच्छे से बहुत चाव से खाते हैं। तो ये किस राज्य का प्रिय भोजन है, तो वो केरल राज्य का प्रिय भोजन होता है। तो 61 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित करना है दोस्तों, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है हमको, बहुत बड़ा है, तो इसमें हम मिलाते हैं। तो इसमें सुमेलित करना है, शहर दिया गया है, अत्यधिक पसंद करने वाला भोजन दिया गया है। तो हांगकांग के लोग, हांगकांग जो है चाइना का एक उसमें वो प्रदेश है। तो हांगकांग के लोग जो है किस प्रकार के भोजन करते हैं, तो हांगकांग के लोग जो है क्या करते हैं, वो पकाया हुआ सांप पसंद करते हैं। तो पहले का जो है 1 नंबर का हमारा हांगकांग के लोग जो है पकाया हुआ सांप पसंद करते हैं, यानी पकाया हुआ सांप को बहुत चाव से खाते हैं। तो हांगकांग के लोग कौन सा भोजन करते हैं, पकाया हुआ सांप को बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। तो ए का जो हमारा 5th ऑप्शन है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों है केरल राज्य के लोग जो है कैसा भोजन पसंद करते हैं। तो केरल राज्य के लोग जो है ये क्या करते हैं, किसी भी करी के साथ अभी हम बताएं टैपियोका डालकर वो अच्छे तरीके से खाते हैं। तो किस राज्य के, केरल राज्य के लोग। उसके बाद कश्मीर के लोग क्या करते हैं, कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी सब्जी मछली पसंद करते हैं। उसके बाद जो है गोवा के लोग कैसा भोजन पसंद करते हैं, तो गोवा के लोग जो है नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली पसंद करते हैं। तो हमारा कैसा, ए का जो 5th ऑप्शन हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डी का जो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये पहले का जो 5वां गया था, जो हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप पसंद करते थे। उसके बाद बी वाले में केरल वाले में कहा गया था, केरल वाले में क्या कहा गया था, केरल वाले में कहा गया था कि किसी भी करी के साथ वो टैपियोका पसंद करते हैं। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से पीछे करके 1 सेकंड आप देख लीजिएगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 63 क्वेश्चन कह रहा है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल के त्वचा को रूखेपन से बचने के लिए उपयोग करती है। तो किस चीज़ का उपयोग करती हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और आसुद जल। तीसरा ऑप्शन दिया है नींबू का रस और दूध। चौथा ऑप्शन दिया है गुलाब जल और सिरका। तो ठंडी के दिन में जो दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल को जो है त्वचा में रूखेपन से बचाने के लिए किसका घोल वो बनाना चाह रही हैं। तो इसमें हमको बताना है। तो 63 का जो हमारा ऑप्शन पहला दिया गया है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस जो मिलाकर एक घोल तैयार किया जाएगा, वो ठंडी में लगाने से त्वचा की जो रूखापन होता है वो गायब हो जाता है। तो 63 का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 64 क्या कह रहा है, भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्त छात्रों में अन्वेषण प्रकृति को बढ़ावा देगी। तो इसमें पहला दिया गया है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करेगी, या भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं इसके लिए अनुदेशन करना, या छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पदार्थों चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना।
तो इसमें सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो भोजन विषय में पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण यानी खोज प्रकृति को बढ़ावा देगी? तो 64 का जो ऑप्शन हमारा तीसरा दिया गया है, कौन सा दिया गया है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए एक अनुदेशन देंगे। इसके माध्यम से बच्चे स्वयं अच्छे से अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए साफ़ सुथरा भोजन करना चाहिए। तो हमारा 64 का जो है हमारा ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।